हेलो फ्रेंड्स, लमोरे स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। मैं विकास कुमार, नए टॉपिक विद्युत आवेश के साथ। विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश क्या होता है? तो देखो, आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत प्रभाव या विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। यानी आवेश पदार्थ का ऐसा गुण है जिसके कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है या विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है। अब इसको किस प्रकार से समझा जाए कि आवेश एक प्रकार से भौतिकी के अंदर एक मूलभूत अवधारणा है। ठीक है। इसका कोई पूर्ण वर्णन नहीं है। एक मूलभूत अवधारणा कि ऐसा होता है, कि चार्ज ऐसा होता है तो होता है। अब केवल चार्ज को समझने के लिए अपने को विद्युत क्षेत्र को समझना पड़ता है। ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है। ठीक है। धनात्मक आवेश है। ठीक है। तो अपने को पता है कि धनात्मक आवेशों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। यानी कोई दो धनात्मक आवेश अगर एक निश्चित दूरी पर रखे जाएं तो उनके बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। यानी वे एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि समान आवेशों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ये तो मान लो धनावेश है, ये भी धनावेश है। ठीक है। इसके ऊपर मान लो F1 फोर्स अप्लाई कर रहा, तो इसके ऊपर भी क्या करेगा, F1 करेगा, क्योंकि इनके बीच की समान दूरी है। तो इधर ही क्या लगेगा, F1 लगेगा, और इधर क्या लगेगा, F1 लगेगा। यानी इन दोनों का क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। अगर मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, ऋणात्मक आवेश है, और ये नेगेटिव चार्ज है, तो भी क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। यानी इसके ऊपर भी इधर फोर्स अप्लाई होगा, इसके ऊपर भी क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है। मान लो F2 है यहाँ पर, ये F2 है, तो समान आवेशों के बीच में तो क्या हो गया, प्रतिकर्षण हो गया। और विपरीत आवेश हों, मान लो ये नेगेटिव चार्ज है आपके पास और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या होगा, मान लो अगर यहाँ पर इधर F3 फोर्स लग रहा है तो इसके ऊपर भी क्या लगेगा, F3 फोर्स लगेगा। और जो बल की प्रकृति होगी वो कैसी होगी, आकर्षण की प्रकृति होगी। ठीक है। यानी समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। जैसे परमाणु होता है आपके पास, परमाणु में क्या होते हैं, आप नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और बाह्य कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक निश्चित दूरी पर रखे गए हैं, तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और अगर प्रोटॉन रखे हुए हैं तो क्या होगा, तो भी कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल ही कार्य करेगा। अगर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, इनके मध्य कौन सा बल कार्य करेगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। अब इन्हीं बलों के कारण ये जो आपके पास प्रोटॉन यानी धनावेश, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। तो इन प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही क्या होता है, यहाँ क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है। यानी इन प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन या धनावेश, ऋणावेश, इनके कारण क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है। तो आवेश को अपन सीधा परिभाषित नहीं कर सकते कि भाई आवेश क्या होता है, ऐसी कोई परिभाषा नहीं है कि आवेश क्या होता है। लेकिन आप विद्युत क्षेत्र की सहायता से आवेश को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि विपरीत आवेशों के बीच में तो क्या होता है, आकर्षण बल कार्य करता है, और समान प्रकृति के आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। और इन बलों के कारण क्या होता है, एक क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र कहते हो। ठीक है। अब देखो, सामान्य अवस्था में प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। जब परमाणु उदासीन होता है तो उस अवस्था में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अब कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पुट होता है वो यहाँ से पुट होता है कि कोई पदार्थ है, कोई परमाणु है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो क्या होगा।
तो कोई पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाता है। क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। और कोई पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम या एम्पियर इंटू सेकेंड। ये एम्पियर इंटू सेकेंड अपन अगले वीडियोज में पढ़ेंगे, जब विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ेंगे वहां से निकल के आएगा कूलाम का मात्रक। ठीक है, तो एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम। सीजीएस में इसका मात्रक क्या होता है, स्थित कूलाम या स्थिर विद्युत मात्रक। और आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक क्या होता है, एब कूलाम। ठीक है, ये याद रखने पड़ेंगे कि एक कूलाम में कितने स्थित कूलाम होते हैं, 3 × 10⁹ स्थित कूलाम होते हैं, या एक कूलाम में 1/10 एब कूलाम होते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और इसकी विमा क्या होती है, आवेश की विमा क्या होती है, एटी। देखो विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ेंगे वहां से Q बराबर आएगा आपके पास I और T। ठीक है, Q यहाँ पर क्या है, चार्ज है, आवेश है, तो Q बराबर IT। I का मतलब विद्युत धारा यानी एम्पियर, और T का मतलब टाइम यानी सेकंड, तो एम्पियर इंटू सेकेंड आता है। और इसकी विमा कैसे निकालेंगे भाई, इसके अंदर ना तो द्रव्यमान है आपको दिख रहा, ठीक है, ना तो द्रव्यमान है, तो यहाँ पे क्या है, धारा के लिए जो विमा होती है वो क्या होती है, ए होती है, और समय की विमा टी, तो आवेश की विमा क्या आ जाएगी, ए टी। अब देखो पूरे यूनिवर्स के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर, चाहे कोई प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। चाहे प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो आवेशों का जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है, जो आवेशों का परिमाण है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर, उनका मान तो समान है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। यानी कि केवल ये इनकी स्थिति को दर्शा रहा है, इनकी दिशा को दर्शा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा विपरीत होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और ये जो मान है इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित चार्ज का, जो मान है ना, ये सबसे न्यूनतम मान माना जाता है। यानी कि किसी भी कण के ऊपर जो न्यूनतम आवेश का मान माना गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, वो कितना माना गया है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगर प्रोटॉन है तो प्लस का, और इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का। अब कई बार बच्चे क्या कंफ्यूजन में होते हैं कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात आती है ना, कि प्रोटॉन पे धनात्मक चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज होता है, तो वो क्या करते हैं, इस पावर को चेंज कर देते हैं कि प्रोटॉन पे क्या धनात्मक चार्ज है, तो वो क्या कर देते हैं 1.6 × 10⁻+19। ये गलत है, परिमाण समान है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, बस यहाँ प्लस लगेगा और ये माइनस लगेगा। यानी कि इनकी दिशा क्या हो गई, विपरीत होगी। कैसे, मान लो आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, उसकी दिशा ये है, ठीक है, उसमें अंदर मान लो प्रोटॉन की जो दिशा है वो ये है, इधर, तो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होगी क्या होगी, इधर होगी। दोनों की दिशा विपरीत होगी ना, प्रोटॉन की दिशा इधर है और इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है, तो ये माइनस क्या करता है, केवल इसकी दिशा को बताता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित न्यूनतम आवेश का मान कितना होता है, तो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और कूलाम क्या है, आवेश का मात्रक है, सीजीएस मात्रक। अब देखो आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी किसी वस्तु पर आवेश का जो मान होता है ना, वो क्या होता है, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश अभी बताया था मैंने, मूल आवेश का मतलब क्या, ई, एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, जो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो कोई भी आपके पास पदार्थ है, कोई वस्तु, उस पर आवेश का मान कितना होगा, इस मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा, यानी Q = ±NE।
जहाँ n का मान क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसा आता है कि निम्न में से आवेश का मान नहीं हो सकता, तो आपको दे देगा कि 2 कूलम 3 कूलम, ठीक है ना, और प्लस माइनस का 3 कूलम और प्लस माइनस का 2/3 कूलम। ये है, बी आपके पास ये है, सी ये है और डी ये है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2/3 सी। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि आप पढ़ रहे हो कि क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। संख्यात्मक जो मान आएगा वो पूर्ण संख्या के रूप में आएगा। 2/3 4/5 या 9/9.2 3.5 ऐसा आवेश का मान नहीं हो सकता। 2 कूलम हो सकता है, 3 हो सकता है, प्लस माइनस 3 कूलम हो सकता है, लेकिन 2/3 कूलम नहीं हो सकता। अब देखो ये क्वेश्चन है और बहुत बार आप पूछा जा चुका है कंपटीशन एग्जाम में, और कक्षा 10 की जो बुक है अपनी एनसीईआरटी की और आरबीएससी की उसके अंदर भी है। बहुत बार पूछा कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि Q बराबर क्या होता है, Ne, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, 1 कूलम आवेश यानी Q का मान तो कितना है, 1 कूलम बराबर N इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा। n का मान कितना आएगा, n बराबर 1/1.6 गुणा 10⁻⁻⁹, ठीक। यहां से आप क्या करो, ये दशमलव हटाओगे, दशमलव हटाओगे तो ऊपर एक 0 लिखोगे, ठीक है। तो 10/16 गुणा 10⁻⁻⁹। अब यहां से 10⁻⁻⁹ है, यहां से एक घात ऊपर ले जाओगे तो वो प्लस की हो जाएगी, तो यहां से क्या आएगा, 100/16 गुणा 10⁻⁻18। अब 100 में 16 का भाग दे दो, 16 छिकी 96, बच गए 4, 16 दूनी 32, बच गया 8, 16 पंजे 80, 6.25, यानी 100 में 16 का भाग दिया तो कितना है, 6.25। अब ये 10⁻⁻18 इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻18। यानी 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6.25 गुणा 10⁻18 होती है। बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6.25 गुणा 10⁻18 संख्या होती है। अब देखो चालक पर आवेश, यानी कि किसी चालक को अगर आवेश दिया जाए तो उसका वितरण किस प्रकार से होगा। वो देखो, किसी भी चालक को दिया गया आवेश सदैव उसकी बाहरी सतह पर रहता है, ठीक है ना। अब आप किसी चालक को अगर आवेश दे रहे हो, जैसे मान लो आपके पास कोई खोखला गोला है, आप उसको आवेश दे रहे हो, तो वो जो आवेश होगा वो क्या होगा, उसकी बाहरी सतह पर रहेगा, ठीक है ना। इसी कारण क्या होता है, समान त्रिज्या के खोखले एवं ठोस गोले बराबर और अधिकतम आवेश धारण करते हैं। यानी चाहे आपके पास ठोस गोला हो और चाहे खोखला गोला हो, वो जो आवेश का वितरण होगा वो क्या होगा, बाहरी सतह पर होगा। और साबुन का जो बुलबुला है वो आवेशित होने पर क्या हो जाएगा, फैलता है। साबुन का बुलबुला आवेशित होने पर क्या होता है, फैलता है। अब देखो क्यों फैलता है, इसका कारण देखो, क्योंकि प्रत्येक जो पिंड होता है ना या निकाय जो होता है वो क्या करता है, अधिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए स्वयं की स्थितिज ऊर्जा को कम करने का प्रयास करता है। यानी कि कोई भी पिंड है वो स्थायित्व ग्रहण करने के लिए वो क्या करेगा, अपनी स्थितिज ऊर्जा के मान को कम करेगा, ठीक है। और जब हम साबुन के बुलबुले पर आवेश बढ़ाते हैं, आवेश बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसकी त्रिज्या भी बढ़ेगी, और त्रिज्या बढ़ेगी तभी तो अपने को देखो यहाँ से क्या है, यू क्या है, स्थितिज ऊर्जा, यू समानुपाती 1/r। यानी कि आप आवेश दे रहे हो उसको, यानी त्रिज्या बढ़ रही है, और त्रिज्या बढ़ेगी तभी तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। और आपको पता है कि प्रकृति के अंदर कोई भी पिंड होगा वो क्या करेगा, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए स्थितिज ऊर्जा का मान कम से कम करने का प्रयास करेगा। और वो कम कब होगा, जब आर का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो आवेशन किस प्रकार से होता है, पदार्थों में आवेशन किस प्रकार से होता है वो देखो। पहला घर्षण द्वारा, यानी कि जब अपन पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो आवेशन होता है, ठीक है। कैसे, देखो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो छड़ धनात्मक व रेशम का कपड़ा ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है। कांच की छड़ को
रेशम के कपड़े से रगड़ेंगे तो छड़ तो धनात्मक हो जाएगी और रेशम का कपड़ा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाता है। छड़ के द्रव्यमान में कमी इसके द्वारा खोए गए इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के तुल्य होती है। आपको पता है कि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उसके ऊपर क्या आता है, धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन त्यागने पर उसके द्रव्यमान में क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, तो छड़ क्या करती है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, और इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तभी तो उसके ऊपर क्या आएगा, धनावेश आएगा। ठीक है, और रेशम का कपड़ा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसका मतलब उसके ऊपर कौन सा आवेश आएगा, ऋणात्मक आवेश आएगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है, एबोनाइट की छड़ को ऊन से रगड़ने पर छड़ क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, तथा ऊन क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आवेश के ऊपर वो यहीं से आते हैं, ये एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, सूखे बालों में कंघी घुमाने से वह आवेशित हो जाती है और वह छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आपने देखा होगा कभी कि जो सूखे बालों में अपन कंघी घुमाते हैं और उसके बाद में देखते हैं ना, कंघी को थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो वो बालों को है ना ऊपर की ओर आकर्षित करती है, या कोई कागज के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उनको भी क्या करती है, वो अपनी ओर आकर्षित करती है। उसका कारण क्या होता है कि वो जो कंघी जो होती है ना, वो क्या कर देती है, जो कागज के टुकड़े होते हैं ना, उनके परमाणुओं का ध्रुवीकरण कर देती है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगले वीडियो में अपन इन आवेश से संबंधित है और आवेश के क्वांटीकरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम के अंदर, उनको करेंगे। थैंक यू।